हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है और फार्मेसी। मैं हूं नम्रता। इसके पहले मैंने जो बायो फार्मास्यूटिक्स के कुछ टॉपिक्स तैयार किए थे, डेफिनेटली आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। तो हम आज इसके लास्ट पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन। इसके पहले हमने देखा था कि जब कोई इंसान कोई मेडिसिन लेता है, ड्रग लेता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है, एब्जॉर्प्शन सीधे ब्लड में ड्रग का एंट्री गेट है। यानी कि जब ड्रग फुल्ली ब्लड में चली जाती है तो उसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। और यही ड्रग ब्लड के साथ मूवमेंट करके हमारे डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स में चली जाती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक ड्रग ली, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया है, यानी कि वो ब्लड के अंदर जा चुकी है। अब ब्लड भी सप्लाई हो रहा है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में, और उसके साथ साथ हमारी ड्रग भी सप्लाई होगी पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। ड्रग की खास बात होती है, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, कि ड्रग का नेचर लाइपोफिलिक होता है एंड प्लस हाइड्रोफिलिक भी होता है। इट्स डिपेंड ऑन कि उसको कहाँ पे टारगेट किया गया है, लेकिन नेचर ऑलमोस्ट होते हैं सभी के, है ना। तो लाइपोफिलिक नेचर यानी लिपिड में ज़्यादा कंफर्टेबल, लिपिड लविंग कह सकते हैं इसको, है ना। और हाइड्रोफिलिक मतलब जहाँ वाटर लविंग कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसकी कहानी है क्या। आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। देखिए, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि ब्लड सप्लाई में चला गया, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ब्लड के थ्रू। ठीक है, इतनी कहानी तो ठीक है, लेकिन ये ड्रग बाहर भी तो जाएगी, एलिमिनेट भी होगी ये ड्रग, राइट ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो देखनी है ड्रग मेटाबॉलिज्म और दूसरा ड्रग एक्सक्रीशन, राइट। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म में हम क्या देखेंगे। देखिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है बेटा, लीवर में होती है। लीवर हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, ठीक है ना। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ड्रग की मेटाबॉलिज्म करने में हमारी मदद करता है। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं, बस ये क्या होता है, जब हम ड्रग लेते हैं तो वो काय में एक्टिव फॉर्म में होती है, यानी कि वो अपना थेरापेटिक इफ़ेक्ट देती है। लेकिन जैसे ही वो ड्रग लीवर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है। अब वो थेरापेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। और दूसरा केस होता है, हमारी ड्रग होती है लाइपोफिलिक यानी लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि हर एक सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और लिपिड के बने होने के कारण कोई भी हाइड्रोफिलिक ड्रग उस लिपिड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी ड्रग भी लाइपोफिलिक हो, ताकि वो उस मेम्ब्रेन, जो लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन है, उसको ईजिली क्रॉस करके एंटर भी कर सके, तभी तो वो अपना थेरापेटिक इफ़ेक्ट दिखाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो ड्रग को हमें ज़िंदगी भर चलाना है तो हमारी ब्लड सप्लाई में बनी रहे। अपना काम पूरा करके उस ड्रग को वापस एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है। तो उस बाहर के रास्ते को दिखाने के लिए हमें उस ड्रग के एक्टिव को या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को या एक्टिविटी को हमें रिड्यूस करके या उसको इनएक्टिव करके बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देना पड़ता है। अच्छा, जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ है जिसको एक्सक्रीट आउट हमें आसानी से करना है, तो हमें सबसे अच्छा दिखता है किडनी, क्योंकि हम बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाते हैं, है ना, डेफिनेटली जाते ही हैं। तो उसके थ्रू अगर इजीली धीरे 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 ब्लड जो है साफ़ होता रहे और वो अपना अमाउंट निकालता रहे तो कितना अच्छा होता है। यही काम करती है हमारा लीवर। अब ये लीवर की कहानी क्या है इसको हम समझते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लीवर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर क्या होता है इस कहानी में, जैसे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बताया कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में लीवर ये काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। Drug metabolism involves conversion of the lipophilic drug
into the water soluble form to avoid the reabsorption in renal tubules यानी कि किडनी एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब हमारी ड्रग बाहर कैसे निकलती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ड्रग है वो किस नेचर की होती है, लाइपोफिलिक नेचर की होती है। किसकी? लाइपोफिलिक नेचर की हमारी ड्रग होती है। अब ये अगर लाइपोफिलिक ही बनी रहेगी तो ये हमारे ब्लड में ही घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, ठीक है, और सेल से चिपकी रहेगी। अब इस ड्रग को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि किडनी जो है, हमारा जो यूरिन होता है वो उसमें क्या रहता है, पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, यानी वाटर यूज़ बहुत होता है एक्सक्रीट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, या नहीं कि, और हमारे ब्लड में भी काफ़ी मात्रा में पानी होता है। अब समस्या ये है कि हमारी मेडिसिन जो है वो है लिपिड यानी तेल, है ना, और जो हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है या हमारा ब्लड सप्लाई है, जिसको ब्लड को प्यूरिफाई करती है हमारी किडनी, वो है वाटर, ठीक है। अब इन दोनों को आखिरकार मिलाया कैसे जाए ताकि ये ड्रग जो हमारी बॉडी में लगातार घूमती जा रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए हम इस लाइपोफिलिक ड्रग को किन किन मेथड से, हम तो नहीं, हमारा जो लीवर है, ठीक है, वो क्या क्या स्ट्रगल करता है और इसको जो है वाटर के अनुकूल बनाता है ताकि वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाए और बाहर किडनी से बाहर आ जाए, एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करता है, तो कहानी ये है कि इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ लाइपोफिलिक ड्रग इनटू द वाटर सॉल्युबल फॉर्म टू अवॉइड रीएब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, जैसे कि लिपिड सॉल्युबल जो है वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में, और वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होती है उसको और भी ज़्यादा मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको जो अगर थोड़ी बहुत 1-2% भी कोई गुंजाइश है तो वो रुके नहीं बॉडी में, वो निकल जाए, यानी कि लिपिड को वाटर सॉल्युबल में और वाटर सॉल्युबल को मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो लीवर इज प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ड्रग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्योंकि लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी देखी गई है, इसलिए कुछ ना कुछ करके जो है इससे जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस की जाती है, तो ड्रग को कैसी भी हमें बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। और ये प्राइमरी साइट होती है लीवर, ये मतलब जो बड़ी मात्रा में यहीं पर यह प्रोसेस की जा सकती है, ठीक है। एंजाइम्स कौन कौन किस तरीके के होते हैं बेटा, लीवर में जो एंजाइम्स हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है माइक्रोसोमल एंजाइम्स और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, लिपिड को सॉल्युबल यानी वाटर सॉल्युबल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी थोड़ी सी सॉल्युबल ड्रग हैं, ठीक है, जो वाटर में इजीली हो जाती हैं, तो इनको जो है मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि वो कोई भी अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो वो भी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिरकार मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने एक ड्रग ली, तो उन्हें कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले है फेज़ 1 रिएक्शन, जिसका नाम है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, हमने पढ़ा था अभी। फिर आता है फेज़ 2 रिएक्शन, माइक्रोसोमल कॉन्जुगेशन एंजाइम्स। जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं जिसमें कि बेटा ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, मतलब वो ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल है, उसे और भी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बनाया जा रहा है ताकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। उसमें कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। इसे मेटाबॉलिज्म ए भी कहा जाता है। देन आता है फेज़ 2 रिएक्शन।
ठीक है, इसे माइक्रोसोमल एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहा जाता है, इसे कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है, इसे मेटाबॉलिज्म बी भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ तो भी ऐड हो रहा है उसमें, कॉन्जुगेट हो रहा है या जुड़ रहा है, कोई बड़ा ग्रुप या कोई ग्रुप ऐसा जुड़ रहा है उस ड्रग के अंदर जिससे कि वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है ना। कई बार क्या होता है, मान लीजिए जस्ट सपोज हमने ये प्रोसेस फेज़ 1 की करी लीवर ने, ठीक है, अभी उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि इजीली निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये उस जो जो भी चेंजेस करके ये फेज़ 2 रिएक्शन में पहुंचा देता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है फेज़ 2 रिएक्शन में। अब वो फेज़ 2 जाने रिएक्शन कि इसमें क्या ग्रुप जोड़ना है, क्या करना है कि ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। मतलब कहानी ये है कि कैसे भी हमें उसे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करना है, ठीक है। अगर फेज़ 1 रिएक्शन में ही वो सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम, यानी कि वो इजीली वाटर सॉल्युबल हो जाता है, तो इतना ज़्यादा ये नहीं है, अपने एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई गुंजाइश रह जाती है तो ये इसमें ट्रांसफ़र होके और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। ओके, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ड्रग अंडरगोज केमिकल मॉडिफिकेशंस बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन रिजल्टिंग फॉर्मुलेशन ऑफ मोर पोलर कंपाउंड। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारा कंपाउंड पोलर भी है तो उसको मोर पोलर यानी बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम कभी ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होता है, देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कभी, जैसे ऑक्सीडेशन है ना, तो इसमें इस प्रोसेस में आखिरकार हो क्या रहा है ना। तो इसमें अपन इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, जैसे ऑक्सी यानी ऑक्सीजन है ना, और एडिशन है ना, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीडेशन को अगर हम इस तरीके से कुछ साउंड कर सकते हैं, ऑक्सी एडिशन है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हमें ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं भी ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप अलग हो रहा है, उसकी जगह ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। एक ही कहानी है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है बेटा, तो इसमें CYP450 ये एंजाइम्स लीवर में पाया जाता है। डेफिनेटली सारी प्रोसेस हम लीवर के अंदर की ही बात कर रहे हैं, ये लीवर के अंदर पाया जाता है इस प्रोसेस में। तो इसमें CYP450 एंजाइम यूज़ हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, इसको कोशिश करें कि याद रख सके, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हमने देखा, चलिए ये देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमने फिनोबार्बिटॉल लिया, ठीक है। बार्बिटॉल में जैसे कि मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे यहाँ पे देखिए OH ग्रुप अटैच हो गया है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया और ये इसकी कहानी बदल गई, यानी कि वो फिनोबार्बिटॉल वाटर सॉल्युबल नहीं था, लेकिन सिर्फ OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होने से इसमें जो है वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और ये यूरिन के थ्रू पास होने के लिए रेडी है। इसी तरीके से आता है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों को याद है, अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। डेफिनेटली इसके विपरीत जो भी घटना होगी उसे रिडक्शन कहते हैं, यानी अब ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एंड इसमें क्या होगा, याद होगा आप लोगों को, ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन का जो है लॉस करवा रहे थे, इसमें क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसका विपरीत है, आप अगर एक भी याद कर लेंगे ना, चाहे रिडक्शन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन, तो उसका उल्टा दूसरा हो जाता है। खैर, इसमें नाइट्रोजन रिडक्शन देखते हैं, नाइट्रो रिडक्शन। इसमें जैसे कि मान लीजिए ये ग्रुप है
NO2, इसमें हाइड्रोजन का अटैचमेंट हमने करा दिया है और ऑक्सीजन लॉस हो गया, राइट। अब आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वाटर। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो यानी पानी का, ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का टूटना हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। एस्टर हाइड्रोलिसिस, जैसे कि हम लोग ये एस्प्रिन जो ड्रग लेते हैं, है ना, एस्प्रिन आप लोग बहुत कॉमन ड्रग है, एस्प्रिन खाते ही हैं हम लोग। इनका जो है किस तरीके से टूटता है वो बताया गया है, ठीक है। ये दो भागों में टूटता है एस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, ये दो भागों में ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोलिसिस। जैसे ही एस्प्रिन ने अपना हाइड्रोलिसिस करवाया, यानी कि पानी की प्रेजेंस मिली उसको, ये दो भागों में टूट गया। आप लोग दिख रहा होगा यहाँ से पूरा ये ग्रुप हट के OH ग्रुप में चेंज हो गया है, यानी कि ये पूरा वाटर सॉल्युबल हो गया है, और यहाँ पे भी OH ग्रुप लग गया है, यानी एसिटिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड का निर्माण हो गया, जो कि ईजिली वाटर सॉल्युबल है और हमारी बॉडी से निकलने को तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेज 2 रिएक्शन, कॉन्जुगेशन। अपन ने दो ग्रुप पढ़े थे ना, एक था फेज 1 रिएक्शन, दूसरा फेज 2 यानी नॉन माइक्रोसोमल और माइक्रोसोमल पढ़े थे अपन ने। एक में हाइड्रोलिसिस नहीं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन पढ़े थे। अब ये आता है फेज 2 रिएक्शन, ये है कॉन्जुगेशन। इसमें बेटा कोई ग्रुप अटैच होना पड़ता है ड्रग के मॉलिक्यूल से, तब ही काम बन पाता है। मतलब उसको फुल्ली बिना दिमाग लगाए उसमें वाटर सॉल्युबल जो भी ग्रुप होता है उसको अटैच कर दिया जाता है, उसको ग्रिप कर दिया जाता है, और फिर वही वाटर में सॉल्युबल करके उसको बाहर निकाल देता है ड्रग को, ठीक है। इन दिस मेटाबॉलिज्म कंबाइंस विद एंड्रोजीनस सब्सटेंस, इस तरीके के सब्सटेंस जो कि वाटर सॉल्युबल बनाते हैं उस ड्रग को, उसे एंड्रोजीनस सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा एंड्रोजीनस सब्सटेंस क्या होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, जैसे ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट एंड ग्लाइसिन, है ना, ये वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। टू फॉर्म हाईली वाटर सॉल्युबल, इनको हाईली वाटर सॉल्युबल बना दिया जाता है, कंपाउंड विच ईजिली एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे फेज 1 रिएक्शन में, है ना, हाइड्रोलिसिस कर लिया, रिडक्शन कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रुप अटैच कर रहे हैं। क्या है वो, एंड्रोजीनस सब्सटेंस कहलाते हैं जो कि अटैच होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ग्लूकोरोनीडेशन, ठीक है, ग्लूकोरोनीडेशन की प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग रिएक्ट विद ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ड्रग ने ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्शन कर ली, वहाँ पे ऑलरेडी लीवर में प्रेजेंट था, हमारी ड्रग आई और उसने ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्शन करी, एक्टिविटी करी। अब कुछ तो बनेगा ही, तो देखते हैं क्या बनता है। मान लीजिए हमने अपनी ड्रग ली मॉर्फिन, क्या ली, मॉर्फिन, सुना है आप लोगों ने, काफ़ी फेमस है। मॉर्फिन ली, अब उसने ग्लूकोनिक एसिड से अटैच किया या रिएक्शन करी, तो ये बन गया मॉर्फिन ग्लूकोनाइड, ठीक है। मॉर्फिन ग्लूकोनाइड बन गया, और ये इजीली जो है हमारी लीवर में, लीवर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हमारी किडनी से भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही एंजाइम, अच्छे से एंजाइम यूज़ किए गए, काफ़ी लंबा नाम है इनका, है ना, UDP, ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और फिर हमने इसको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में भी बताया कि ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसका ब्रेकेज हुआ, है ना, हाइड्रोजन अलग निकल गए, इनका अटैचमेंट हुआ, और ये पूरी यूनिट हमारी एक लंबी चौड़ी सी तैयार हो गई, ठीक है। और ये इजीली लीवर से बाहर निकलने को रेडी है। नेक्स्ट आता है सल्फिनेशन, ठीक है। बेटा अभी तक अगर इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट फील हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये अच्छा लग रहा है आपको तो आप इसको लाइक और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं।
एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी चैप्टर है जो आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे समझना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसमें डेफिनेटली लेक्चर बनाऊँगी जो कि आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अपन सल्फिनेशन। सल्फिनेशन में ड्रग जो है रिएक्ट करता है किससे? सल्फेट से। सल्फेट से ड्रग रिएक्ट करता है। अब मान लीजिए हमारा ये ड्रग है बेटा, ये ड्रग क्या है? पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल इज मोस्ट कॉमन ड्रग। मैंने वही एग्जांपल लिया है जो कि बहुत कॉमन आपकी सुनी हुई ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये पैरासीटामॉल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें PAPS से जो है रिएक्शन करवा दिया है ना, एंजाइम की प्रेजेंस से। एंजाइम कौन सा है इसमें? सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप है बेटा जिसमें सल्फ़र का एडिशन है। जब हमने इस पैरासीटामॉल ड्रग को सल्फ़र को अटैचमेंट कराया, ठीक है, देखिए ये पैरासीटामॉल ग्रुप है और इसमें H यहाँ से हट गया है और यहाँ पे सल्फ़र का अटैचमेंट हो गया है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। देखिए H यहाँ से हट गया है और सल्फ़र का अटैचमेंट हो गया है ऑक्सीजन के साथ, और ये ग्रुप अलग हो गया। जब ये इसका सल्फ़र के साथ अटैचमेंट हो गया तो ये क्या हो गया? फुल्ली वाटर सॉल्युबल पैरासीटामॉल ड्रग हो गई है। अब आता है लास्ट वन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बारे में बात करें तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कॉन्जुगेटेड विथ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, अटैच विथ ग्लाइसिन के थ्रू, और ये इस तरीके से एग्जाम्पल है इसके सैलिसिलेट्स और निकोटिनिक एसिड, इस तरीके से ये रिमूव कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट वन टॉपिक आता है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन बॉडी में फैक्टर्स हैं जो लीवर की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है बेटा एज फैक्टर। हम सभी जाते हैं क्या कि इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर ओल्ड पीपल, बहुत बुज़ुर्ग इंसान होते हैं, उनकी एंजाइमेटिक लीवर में एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कम हो गई है तो ड्रग का एक्सक्रीशन आउट भी बहुत कम हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। स्लो एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल, जो यंग जवान जो पीपल्स हैं, है ना, यंग एज के हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू छोटे बच्चे या फिर बूढ़े बुजुर्गों के कंपैरिजन। फिर आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होते हैं? जो मदर फादर से ट्रांसफ़र होके आते हैं। कुछ पीपल्स में क्या होता है, फास्ट या स्लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है बाय बर्थ, उसका कोई ऐसा नहीं है, वो जेनेटिकली आया हुआ है। इसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। अब आता है लीवर फंक्शनिंग। अरे लीवर फंक्शनिंग में क्या होता है भाई, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे लीवर ख़राब भी हो जाते हैं। कई लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, ये सब खैर ख़राब चीज़ें होती हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, समझदार हैं। तो इन लोगों का, इन चीज़ों का सेवन ना करें, है ना। लीवर हमारे लिए बहुत, लंग्स भी डेफिनेटली, लंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लीवर क्या होते हैं, लीवर इज़ द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था प्राइमरी साइट है, बहुत बड़े मात्रा में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है इसमें। इफ़ लीवर डैमेज, किन्हीं कारणों के वश, है ना, लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो डेफिनेटली जब वो लीवर डैमेज हो गया तो मेटाबॉलिज्म स्लो प्रोसेस में हो ही जाएगी, ठीक है। अब आता है एंजाइम इंडक्शन। ये क्या होता है? एंजाइम इंडक्शन। Some drug increase enzymatic activity, so drug is metabolized faster and drug affect the decrease. Just suppose हम दो ड्रग ले रहे हैं, दो मेडिसिन ले रहे हैं, एक साथ लेते ही हैं। किसी को बीपी भी होता है, किसी को शुगर भी होता है, किसी को कुछ भी होता है, ठीक है। तो हम 2-3 ड्रग साथ में ले ही लेते हैं, है ना। अब क्या होता है, जैसे ये है रिफैम्पिसिन, है ना, रिफैम्पिसिन एक ड्रग है हमारी, ठीक है, जो कि टीबी ड्रग है ना, टीबी को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब जस्ट सपोज मान लीजिए कोई और ड्रग है ना, वो भी हम साथ में ले ही रही है टीबी के साथ में, तो ये क्या करता है, ये ड्रग की मेटाबॉलिज्म यानी कि लीवर के जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को बहुत तेज बढ़ा देता है, ठीक है।
अब बढ़ा दिया यानी कि इंडक्शन हो गया। तो जो हम ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं वो तो ठीक है, और दूसरा उसके साथ भी जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, कोई और ले रहे हैं सर्दी जुकाम की या खांसी की, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी भी एक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब ऑटोमेटिक उसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई, इसका मतलब कि उसका बाहर निकलना भी जल्दी से तय है। वो ज़्यादा समय तक हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं रह सकती, है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ड्रग का जो हमने पहले से अजम्पशन करके रखा हुआ था कि अरे ये ड्रग ये बॉडी में इतनी देर रहेगी, फिर उसके बाद उसको दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पर वो तो खेल ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रग हम लेके चल रहे हैं, उसने एक्टिविटी को बढ़ा दिया। एक्टिविटी के बढ़ने से सारी ड्रग ऑलरेडी समय के पहले ही बाहर निकल गई और मेडिसिन का असर ख़त्म हो गया। तो इसे कहते हैं एंजाइम इंडक्शन। आप लोगों ने देखा है कभी कभी जब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि अरे इसके अलावा भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं क्या, बीपी की, शुगर की या किसी और चीज़ की, तो बताइए। वो इसलिए कि भैया पता चल जाए, अगर ऐसा कुछ कहानी है पिक्चर में तो आपको जो है उसका अमाउंट क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम ड्रग की, ताकि वो थोड़ा और समय तक जो है रह सके। दूसरा आता है एंजाइम इनिबिशन। जैसे कि मैंने इंक्रीज़ के बारे में बात करी थी, वैसे ही इनिबिशन यानी कि डिक्रीज़ के बारे में बात करी। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो एंजाइम एक्टिविटी लीवर की कम कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो हम जो उसके साथ में दूसरी मेडिसिन ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी तबीयत ख़राब है तो ले रहे हैं, तो उसका भी एक्टिविटी जो है बढ़ गई, यानी कि वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो दोनों तीनों ड्रग्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, यानी कि ड्रग का बाहर निकलना बॉडी से कम हो गया है। अब ड्रग का बाहर निकलना बॉडी से कम हो गया यानी वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब ऐसे में क्या करें, क्या करना है, कुछ कर ही नहीं सकते। खैर ये है कि थोड़ा सा डोज कम कर सकते हैं। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी सारी मेडिसिन उनको बता दें कि भाई हम ये मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि सिमिटिडिन है, ये H2 ब्लॉकर है जो कि हमारे बॉडी में एसिड निर्माण, स्टमक में एसिड का जो निर्माण होता है, एसिड रिलीज होता है, उसको कम कर देता है ना, कम कर देता है, जिससे कि और भी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है। इससे नहीं होता है, इसका काम है सिमिटिडिन का। जब सिमिटिडिन हम लेते हैं तो ये H2 ब्लॉकर है, ये एसिड के रिलीज़ को कम करने के लिए ही लिया जाता है, लेकिन इसका एक अदर इफेक्ट है जो कि हम चाहते नहीं है, लेकिन वो करता ही है, ऑटोमेटिक उसका नेचर है, स्वभाव है। ये ड्रग जैसे ये टीबी के इलाज के लिए ले रहे हैं, तो ये हम डॉक्टर चाह के नहीं लिख रहा है कि नहीं ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे। एंजाइम एक्टिविटी का कोई इशू है ही नहीं, हम तो इलाज के लिए ले रहे हैं, ये बीमारी है इसको, है ना। ऐसे ही हम सिमिटिडिन क्यों ले रहे हैं, ये H2 ब्लॉकर है, एसिड रिलीज को डिक्रीज करता है ना। कोई टारगेटिंग ये नहीं किया गया है कि मेटाबॉलिज्म उसका इफ़ेक्ट करे, लेकिन वो तो उसका साइड इफ़ेक्ट है, उसके ड्रग के साथ प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं ऑटोमेटिक, है ना। कोई भी चीज़ लोग केमिकल ले रहे हैं अपन, तो उसका तो साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है ना। अब आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसमें क्या आता है, कुछ फूड प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अरे ये इसके साथ मत लेना, ये इसके साथ मत लेना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सम फूड स्लो द मेटाबॉलिज्म। ये कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स भी मेटाबॉलिज्म को जो है स्लो कर देता है। चलिए आज के लिए इतना।